Swayam Prabha. Digital India. Educated India. प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आपका इस विषय नीति शास्त्र पूर्व एवं पाश्चात्य दार्शनिक सिद्धांत में स्वागत करता हूं। आज के इस व्याख्यान क्रम में हम एक बड़ी नैतिक दार्शनिक समस्या का अवलोकन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे कि क्या तथ्यात्मक कथनों से नैतिक निर्णय की निगमन संभव है या नहीं है। इस समस्या के बारे में आज इस व्याख्यान पर हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार मिश्रा है। मैं डॉक्टर डी.वाई. पाटिल बी स्कूल तथावड़े पुणे में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले कि हम इस व्याख्यान पर आगे बढ़ें, अभी तक जो पिछले व्याख्यान में हमने चर्चाएं की, जहां हमने देखा किस प्रकार जो संवेगवादी एवं परामर्शवादी हैं, यथा रुडोल्फ कार्नेप, ए.जे. एयर, आर.एम. हेयर, स्टीवेंसन, इन नीतिशास्त्रियों ने किस प्रकार से जो प्रकृतिवाद और निप्रकृतिवाद में जो नैतिक निर्णयों के अर्थ, उनके स्वरूप और उनके प्रमाणीकरण के जो तर्क दिए गए थे, उनका किस प्रकार से खंडन किया। हमने देखा जैसे कि प्रकृतिवादियों ने किस प्रकार से कहीं ना कहीं जो दिशा निर्देशन सिद्धांत था या स्टेंशन थियरी थी, उसको फॉलो करते हुए ये समझा कि जो नैतिक निर्णय के या नैतिक शब्दों के अर्थ हैं वो किसी प्रकार से प्राकृतिक तथ्यों से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, और उनका अर्थ इस तरह से हम व्याख्यायित कर सकते हैं। वहीं कुछ लोगों ने इन्हें व्यक्तिनिष्ठ के आधार पर देखा कि व्यक्ति के संदर्भ में ही ये यथोचित हैं, कुछ उसे वास्तुनिष्ठ समुदाय के संदर्भ में देखते हैं। लेकिन दोनों ही प्राकृतिक और निरप्राकृतिक ये मानते हैं कि नैतिक निर्णयों के अर्थ और स्वरूप को लेकर के वो संज्ञानवादी हैं। वो ये मानते हैं कि हम सफल रूप से इनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और हम इनके लिए प्राकृतिक तथ्यों का या निर्णैतिक तथ्यों के आधार पर इनकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन उसको इसी क्रम में हमने जब निरप्रकृतिवाद को देखा, यथा ऐसे दार्शनिक जिन्होंने माना कि हम ये जो ज्ञान है वो अपने आप में अनुभवात्मक नहीं है, ये जो ज्ञान है वो कोई विश्लेषणात्मक नहीं है, संश्लेषणात्मक नहीं, बल्कि ये जो है एक अपरोक्ष साक्षात प्रत्यय है, एक सहज ज्ञान का प्रत्यय है। और ये जो है हमें एक अतीन्द्रिय आधार, जैसे अंतःप्रज्ञा नाम की शक्ति थी, उसके आधार पर प्राप्त हुआ, जैसा कि जी.ई. मूर कहते हैं। लेकिन वो इस तरह से इसको बताने में कि शुभ क्या होता है और उसको अपरिभाष्य मानते हैं, विश्लेषण मानते हैं, और उसकी स्पष्ट व्याख्या करने में संभव नहीं दिखते। वहीं हमने जब संवेगवादियों, परामर्शवादियों का अध्ययन किया तो ये पाया कि किस प्रकार इनके हाथ में जो नैतिक निर्णय या नैतिक शब्दों के अर्थ हैं वो एक स्पष्ट खाई खींचते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि जो प्राकृतिक तथ्य हैं और जो नैतिक जो शब्द हैं, इनमें कोई मेल नहीं है। ये दो अलग अलग करके भाषाई वर्ग के शब्द होते हैं, जहाँ पर प्राकृतिक तथ्यों को तो हम अनुभव के आधार पर प्रमाणित कर सकते हैं, उनकी सत्यता, सार्वभौमिकता, वास्तविकता सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन नैतिक निर्णयों के संबंध में ये बात लागू नहीं होती है, जहाँ की कार्नेप ये मानते हैं कि जो चीज़ अनुभवात्मक है या सिद्धांतिक रूप से अनुभवात्मक है, केवल वही सत्य हो सकती है। इस आधार पर नैतिक निर्णय सत्य असत्य नहीं हो सकते। ए.जे. एयर का भी यही मानना था कि तार्किक प्रत्यक्षवाद को बताते हुए कहते हैं कि जो प्रतिज्ञप्तियाँ सत्य असत्य हैं वो वास्तविक तथ्य हैं और नैतिक निर्णय कोई वास्तविक तथ्य नहीं है। लेकिन ये एयर मानते थे कि नियमों को लेकर के इनमें कोई भेद नहीं है, नियमों को लेकर के कि नैतिक नियम पूर्ण है या इनके मूलात्मक पक्ष को लेकर कोई भेद नहीं है। लेकिन एयर मानते हैं कि ये हमारे कुछ निश्चित मनोदशाओं का ही वर्णन करते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि कैसे स्टीवेंसन भी मानते हैं कि खाली ये मनोदशा का वर्णन नहीं करते हैं, बल्कि ये कुछ अनुमोदन या अनुमोदन करने ऐसी प्रक्रिया को आगे लेके बढ़ते हैं। यहाँ पर इन सभी का विरोध करते हुए आर.एम. हेयर, जो कि परामर्शवादी हैं, वो कहते हैं कि जिस प्रकार स्टीवेंसन ने और ए.जे. एयर ने नैतिक निर्णयों को और उनके अर्थों की व्याख्या करने का जो प्रयास किया, जिसमें उन्होंने माना है कि इनका कोई वर्णनात्मक पक्ष नहीं है बल्कि केवल संवेगात्मक पक्ष है,
तो कहीं ना कहीं वो नैतिक निर्णय के एक मूल तत्व, जिसे वो कहते हैं आदेशात्मक एवं परामर्शात्मक, उसको खत्म कर देता है। और हेयर मानते हैं कि जो परामर्शात्मक तत्व है ये एक का नैतिक निर्णयों का एक बौद्धिक पक्ष है, जो सार्वलौकिक पक्ष है, जिसके द्वारा नैतिक निर्णयों में सार्वभौमिकता, वास्तुनिष्ठता और तर्कसंगतता आती है। यही आर्यन हेयर बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो नैतिक निर्णय में जो एक वर्णनात्मक तत्व है वही परामर्शात्मक तत्व से मिला हुआ होता है। तो वो ये नहीं कहते कि नैतिक निर्णय में वर्णनात्मक तत्व नहीं होता, वो कहते हैं इनमें भी वर्णनात्मक तत्व होता है। और इस प्रकार आर्यन हेयर का मानना था कि जो नैतिक तर्क संगतता है, जो वो चाहे नैतिक निर्णय के तथ्यों की हो या व्यवहारिक तथ्यों की, ये दोनों तर्क संगतता एक रूप है। इसलिए वो मानते हैं कि हमें किसी नैतिक निर्णय के लिए किसी अन्य भाषाई तर्क की आवश्यकता नहीं है। और इस क्रम में वो जो मनोविज्ञान संबंधी तर्क है उसको देखते हुए शब्दार्थ संबंधी तर्क को समझने का प्रयास करते हैं। हमें यह भी समझना होगा कहीं ना कहीं जो तार्किक प्रत्यक्षवादी हैं और वो जो विटगेनस्टाइन का जो दिया हुआ सिद्धांत था, जिसे पिक्चर थियरी, इसको नहीं मानते हैं। वो सत्यापन सिद्धांत को मानते हैं। आज के इस क्रम में आगे बढ़ते हुए, संवेगवाद परामर्श के आगे बढ़ते हुए, आज हम इस व्याख्यान में एक बहुत ही गहरी दार्शनिक समस्या का अध्ययन करेंगे, जो यह कहती है क्या हम फैक्चुअल स्टेटमेंट से जो हमारे जो एथिकल स्टेटमेंट्स हैं उनको डेराइव कर सकते हैं, क्या हम है से चाहिए संबंधी कथनों का निगमन कर सकते हैं। तो प्रकृतिवाद का संशोधन करते हुए नव्य प्रकृतिवादी यथा पीटर गीश, फिलिपा फूट, वार्नॉक जैसे जो नैतिक दार्शनिक हैं, उनका मानना था कि नैतिक निर्णय जो है अपने मूल अर्थ में वर्णनात्मक ही होते हैं, वो परामर्शात्मक नहीं होते। उन्होंने आर्यन हेयर के मत की आलोचना की है और वहाँ ये मानते हैं कि जो मूल्यात्मक अर्थ है वो वर्णनात्मक अर्थ पर ही आधारित होता है, इससे स्वतंत्र नहीं होता है। तो आज इस व्याख्यान में हम इन चर्चाओं का अध्ययन करतेंगे कि नैतिक निर्णय का मानवीय स्वभाव से कुछ विशेष तथ्यों से संबंध होता है या नहीं होता है, क्या नैतिक निर्णय को कुछ विशेष तथ्यात्मक वर्णनात्मक निर्णय से निगमित किया जा सकता है, क्या नैतिक निर्णय और तथ्यात्मक कथनों में कोई मूलभूत भेद है या नहीं है, क्या या हमें ऐसे भेद की आवश्यकता है। उसके बाद हम अन्य दार्शनिक प्रश्नों यथा क्या तार्किक दृष्टि से तथ्यात्मक निर्णय से नैतिक निर्णय को निगमित किया जा सकता है, क्या है से चाहिए का निर्णय तार्किक रूप से सही है, क्या नैतिक निर्णय मानवीय स्वभाव के कुछ विशेष तथ्यों की ओर इंगित करते हैं या कुछ विशेष संबंधों को दिखाते हैं, क्या है और चाहिए कि निगमन की समस्या को लेकर परामर्शवादियों और नव प्रगतिवादियों में क्या दार्शनिक विवाद है, इसकी चर्चा करेंगे। फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे चाहिए और है कि जो अंतराल की समस्या है वो ऐतिहासिक रूप से डेविड ह्यूम के नैतिक दर्शन से जुड़ी हुई है। और फिर हम एक दार्शनिक प्रश्न को उठाएंगे, क्या तथ्यात्मक एवं मूल्यात्मक कथन एक समान होते हैं, क्या तथ्यात्मक एवं मूल्यात्मक कथनों में कोई अनिवार्य तार्किक संबंध होता है। यथा हम फिर यह अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से प्रिचर्ड, एयर, स्टीवेंसन, हेयर और नोवेल स्मिथ जैसे जो नव्य प्रकृतिवादी हैं वो कहते हैं कि कैसे उन्होंने ये माना है कि तथ्यात्मक कथनों से मूल्यात्मक निर्णय प्राप्त नहीं कर सकते, और उसके विरोध में जो हमारे जो नव्य प्रकृतिवादी हैं, जैसे कि जिनका जिक्र किया गीच, फूट और हंटर, मैकिंटायर, रसल, वो मानते हैं कि हम है से चाहिए के का निगमन कर सकते हैं। इसकी चर्चा करेंगे। फिर हम कुछ समकालीन दार्शनिक, जैसे कि मैंने कहा कि फिलिपा फूट के दर्शन को समझेंगे। हंटर, मैकिंटायर और सर्ल ने जिस प्रकार से ये समझाया कि हम है से चाहिए का निगमन कर सकते हैं, उसका एक नैतिक दार्शनिक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। इसी क्रम में हम डेविड ह्यूम के विचारों को समझेंगे और उसके आगे बढ़ते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस दार्शनिक समस्या का, जो इज ऑड प्रॉब्लम का, कोई उचित उत्तर मिलना संभव है कि नहीं है, इसकी भी परीक्षा करेंगे। यहाँ पर हम हंटर के उन व्याख्यानों का जिक्र करेंगे जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं ये इंगित किया है कि ह्यूम के नैतिक उद्धरणों में है और चाहिए में कोई अंतराल नहीं बनता है। वहीं मैकिंटायर के दर्शन में जाकर के हम यहाँ पर जो एंटनी फ्लू की जो आपत्ति है हंटर के दिए तर्कों को, उसको भी समझेंगे। और उसके बाद हम मैकिंटायर ने किस प्रकार से डेविड ह्यूम के अनुच्छेदों में जो एक निगमन दिखता है और चाहिए में उसको समझाने का प्रयास किया है मैकिंटायर ने,
और किस प्रकार से वो खुद कहते हैं कि डेविड ह्यूम नैतिक तथ्यों का व्यवहारिक तथ्यों का जैसा इच्छा, सुख, स्वास्थ्य का सहारा लेते हुए ही नैतिक चाहिए कर्तव्य की व्याख्या करते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पुनः हम मैकिन्टायर ने जिस प्रकार से ह्यूम के उद्धरणों में जो ये बात कही है कि क्यों ह्यूम ऐसा नहीं मानते हैं कि है चाहिए कथन निगमित होता है, क्यों उन्हें संभव प्रतीत नहीं होता है, उसका जो मूल आधार है मैकिन्टायर कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास करते हैं। वो ईश्वरीय और धार्मिक नियमों में या मध्यकालीन जो नैतिकता विकसित हुई उसमें है, और इस प्रकार से वो कहीं ना कहीं कांटियन दर्शन को भी दोषी मानते हैं। लेकिन हम इसका अध्ययन करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मैकिन्टायर की जो आपत्तियाँ हैं वो अपने आप में उचित हैं या नहीं उचित हैं, और उसके बाद इस सब अध्ययन करते हुए किस प्रकार से जॉन सर्ल अपने एक उद्धरण से किस प्रकार से जो ये विवाद है और चाहिए का, इसको अपने दर्शन में दूर करते हुए नज़र आते हैं। तो इस प्रकार आज इस व्याख्यान की शुरुआत जो है हम इस मत से करते हैं कि जो परामर्शवादी हैं वो अपने आप में ये मानते थे कि जो नैतिक निर्णयों का मूल अर्थ है वो वर्णनात्मक न होकर के परामर्शात्मक है। तो इसी आधार पर जो हेयर ने कहा कि जो परामर्शात्मक अर्थ है, यानी हेयर का मानना था कि हम परामर्शात्मक जो प्रतिज्ञप्तियाँ हैं उनसे तो व्यवहारिक तथ्यों का निगमन कर सकते हैं, लेकिन ये हम है से चाहिए का निगमन हेयर को संभव प्रतीत नहीं होता है। सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम ये उठाते हैं कि जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी जो है संबंधी कथन जिनको हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, ये कथन कि पृथ्वी जो है गोल है। अब ये जो है संबंधी कथन है कि पृथ्वी गोल है, राम को सच बोलना चाहिए, इस कथन को हम फैक्चुअल स्टेटमेंट तथ्यात्मक कथन कहेंगे, और इस कथन को हम एक निर्णयात्मक कथन कहेंगे, या जिसको हम कहेंगे मूल्यात्मक कथन या चाहिए कथन कहेंगे। क्या है से हम चाहिए को निगमित कर सकते हैं? अब इस समस्या में अर्थ ये है कि है के संबंधी कथन तो हम स्पष्टता समझते हैं कि वो इस दुनिया से जुड़े कथन हैं, हमारे अनुभवों से जुड़े कथन हैं, तो उनको तो हम समझ सकते हैं और उनका वर्णन स्पष्ट रूप से प्राकृतिक तथ्यों के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन क्या चाहिए संबंधी जो कथन है उनको हम किस प्रकार से समझते हैं अपने अनुभव में? तो यहाँ पर जो नव्य प्रकृतिवादी हैं, जिन्होंने प्रकृतिवाद का संशोधन किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो विचारधाराएं जो दी गई थी प्रकृतिवाद में, उसका संशोधन करते हुए मानते हैं कि जो नैतिक निर्णय का मूल अर्थ है, जैसा कि आर.एम. हेयर ने कहा कि नैतिक निर्णय का जो मूल अर्थ है वो परामर्शात्मक है, प्रिस्क्रिप्टिव है। तो यहाँ पे वो हेयर की इस विचारधारा का कि नैतिक आधार जो है वो परामर्शात्मक है, इसका खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि जो मूल्यात्मक अर्थ है नैतिक निर्णयों का, वो मूलतः वर्णनात्मक अर्थ पर ही आधारित होता है, इससे स्वतंत्र नहीं होता। इसका मतलब जो इज है, वो जो ऑट है वो इज पर ही आधारित है, वो इससे इतर या इससे स्वतंत्र नहीं होता है। ऐसी विचारधारा पीटर गीच, फिलिपा फूट और वर्नॉक जैसे नव्य प्रकृतिवादियों की है, जो कि इन संवेगवाद और परामर्शवाद की आलोचना करते हैं। वो मानते हैं कि जो नैतिक निर्णय है वो मानवीय स्वभाव के कुछ विशेष तथ्यों से उनका एक संबंध होता है। तो नैतिक निर्णय का संबंध जब कहते हैं कि एक्स को अपना वादा
निभाना चाहिए, किसी व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए। तो अब इनका मानना है, नव्य प्रकृतिवादियों का ऐसा मानना है कि जो चाहिए का इसमें स्टेटमेंट है वो मानव के स्वभाव की किस विशेष तथ्यों से जुड़ा हुआ है कि वो मानव सामान्य परिस्थितियों में ये मानता है कि जो वादा करता है वो उसे निभाना चाहिए और अपरिहार्य परिस्थितियों में ही उस वादा को वो तोड़ सकता है, हटा सकता है। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में उसकी एक व्यवहारिक समझ है कि अगर उसने कुछ वादा किया है तो उसे वो निभाना चाहिए। नहीं, ये मानवीय स्वभाव के कुछ विशेष तथ्यों से संबंधित होता है। वहीं नैतिक निर्णय को कुछ विशेष तथ्यात्मक या वर्णनात्मक निर्णय से निगमित किया जा सकता है, ऐसा ये नव्य प्रकृतिवादी मानते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि नैतिक निर्णयों तथ्यात्मक कथनों में कोई मूलभूत भेद नहीं है और ना ही इसकी कोई आवश्यकता है, ऐसा ये नव्य प्रकृतिवादियों का मानना है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या तार्किक दृष्टि से तथ्यात्मक निर्णय से नैतिक निर्णय को निगमित किया जा सकता है? एक ये जो स्टेटमेंट है इज स्टेटमेंट और एक है ऑट स्टेटमेंट। ये जो इज ऑट का प्रॉब्लम है, ये दर्शन शास्त्र का एक बहुत ही दीर्घकालिक समस्या है। इसके संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। तो यहाँ पे इनमें कोई क्या तार्किक संबंध है? जैसा कि जो आर.एम. हेयर हैं वो यह बात तो कहते हैं कि जो परमार्थात्मक तत्व है जो नैतिक भाषा में, वो जो है वो वर्णनात्मक तत्व से मिला हुआ है। हालांकि वो गौड़ है, लेकिन इसका जो नैतिक निर्णय में जो परामर्शात्मक तत्व है वो उसे प्रमुख मानते हैं, जो आदेशात्मक प्रमुख मानते हैं। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि ये वर्णनात्मक और परामर्शात्मक अलग अलग नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो ह्यूम की उस परिपाटी, उन दार्शनिकों की परिपाटी जिसमें वो एक अंतराल खाई मानते हैं, ऐसा मानते हुए मानते हैं कि इन दोनों में इनमें एक भेद है। वो भाषा की तर्क संगतता में भेद नहीं देखते, लेकिन हाँ इस तरह के डिडक्शन में इज और आट के जो निगमन है इसको सही नहीं मानते, इसमें भेद देते हैं। तो क्या है से चाहिए का निर्णय तार्किक रूप से सही हो सकता है? तो जो अन्य दार्शनिक हैं, जैसे कि हम जिनकी आज चर्चा करेंगे, उनमें हंटर हैं और मैकिंटायर हैं, सर्ल हैं, इन लोगों ने तो कहा है कि उनमें कोई तार्किक अभेद नहीं है और इज और आट से जो निगमन है वो सरल रूप से किया सकता है। ऐसा उन्होंने अपने उदाहरणों में सिद्ध भी किया है। लेकिन यहाँ हमें यह समझना होगा कि है और चाहिए कि निगमन की समस्या को लेकर परामर्शवादियों में और नव्य प्रकृतिवादियों में एक विवाद है, क्योंकि नव्य प्रकृतिवादी कहीं ना कहीं जो प्रकृतिवादी हैं वो कहीं ना कहीं संज्ञानवादियों की परिपाटी को फॉलो करते हुए वो मानते हैं कि ज्ञानात्मक कथन प्राकृतिक तथ्यों से आते हैं और वो कहीं ना कहीं जो है सत्य और असत्य होते हैं। तो कहीं ना कहीं परामर्शवादियों और नव्य प्रकृतिवादियों में ये विवाद है इस बात को लेकर के कि वर्णनात्मक और मूल्यात्मक कथनों में है और चाहिए कथनों में कोई आधारभूत भेद है या नहीं है। क्या हम सरल रूप से जो वर्णनात्मक तथ्यात्मक कथन है उनसे नैतिक कथन चाहिए जैसे कथन निगमित कर सकते हैं? तो परामर्शवादी इसको नहीं मानते और नव्य प्रकृतिवादी कहते हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई वर्णनात्मक और परामर्शात्मक जो तत्व है इन दोनों में कोई मूलभूत भेद नहीं है और व्यवहारिक तथ्यों के आधार पर इसको निगमित किया जा सकता है। यहाँ पर ये देखना क्या तथ्यात्मक एवं मूल्यात्मक कथन एक समान है? तो जो नव्य प्रकृतिवादी हैं उनका उत्तर हाँ में है। वो कहते हैं कि हाँ ये दोनों एक समान होते हैं। क्या तथ्यात्मक कथनों एवं मूल्यात्मक कथनों में कोई अनिवार्य तार्किक संबंध है? तो वो कहते हैं कि हाँ इनमें एक तार्किक संबंध है, क्योंकि जो भाषा की सार्थकता है वो इन दोनों के मिले हुए संबंधों से निकलती है और इसी आधार पर मानते हैं कि ये है से चाहिए का निगमन संभव है। यहाँ हम कुछ ऐसे दार्शनिकों का जिक्र कर सकते हैं जिनका भी अध्ययन हमने पिछले व्याख्यानों में किया है,
जिन्होंने एक ऐसी परिपाटी को फॉलो किया है जिसमें कि प्रीचर्ड हैं, एजे एयर हैं, स्टीवेंसन हैं, हेयर हैं, नॉवल स्मिथ हैं, उनका ये मानना था कि तथ्यात्मक कथनों से मूल्यांकन निर्णय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी दार्शनिक कहीं ना कहीं, जैसा कि हमने कहा था, वो सत्यापनिता के सिद्धांत से को फॉलो करते हैं और वो तार्किक प्रत्यक्षवाद को मानते हैं। और उस पे भी वो ह्यूम का प्रभाव देखते हैं और वो मानते हैं कि जो ह्यूम ने अपने कुछ नैतिक उद्धरणों में कुछ व्याख्याएं की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि ईश्वर संबंधी कथनों के बारे में, ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के तर्कों के बारे में, जो कि व्यवहारिक तथ्यों संबंधित होते हैं, ये ऐसा करते करते कहीं जो वक्ता होता है वो उन कथनों, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें इस कर्तव्य को पालन करना चाहिए। तो ह्यूम का मानना, ये जो गति है से चाहिए, इसके निगमन को सफलतापूर्वक समझ नहीं पाते। इन दार्शनिकों ने क्रमशः एक अलग तरीके से लिए। उन्होंने मान लिया कि जो वो एक इन दोनों कथनों में एक स्पष्ट भेद देखते हैं। हायक के कथन वर्गों के कथन है, ऐसा मानते हुए इन नीतिशास्त्र की है से नैतिक निगमन नहीं हो सकता। जैसे कि आधारवाक्य से आदेशात्मक नैतिक निर्णय प्राप्त नहीं हो सकता। इसका विरोध करते हुए कुछ समकालीन दार्शनिक डेविड ह्यूम की इस विचारधारा का फिलिपा फूट, वॉर्नॉक, हंटर, मैकिंटायर एंड सर्ल, ये सब मानते हैं कि इन सभी नीति शास्त्रियों ने कहीं ना कहीं डेविड ह्यूम के उद्धरणों की एक गलत व्याख्या समझी है, क्योंकि इनके अनुसार डेविड ह्यूम के उन नीति संबंधी उद्धरणों को समझने से यही दिखता है कि स्वयं ह्यूम भी कहीं ना कहीं है से चाहिए संबंधी कथनों का निगमन करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है, इसको व्यवहारिक तथ्यों यथा इच्छा, सुख, स्वास्थ्य, उपयोगिता के आधार पर समझते दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं ह्यूम के दर्शन में भी है से चाहिए कि निगमन की जो एक प्रक्रिया है वो दिखाई देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दार्शनिकों का मानना है कि जो डेविड ह्यूम है वो चाहिए और है के बीच अंतराल नहीं करते हैं, और यह डेविड ह्यूम के अनुच्छेद दिए गए तार्किक संबंध को भली बात स्पष्ट नहीं कर पाए। यानी ये जो दार्शनिक हैं जो मानते हैं कि अंतराल है, वो डेविड ह्यूम के दिए गए उन नैतिक अनुच्छेदों कि तार्किक संबंध को भली भांति स्पष्ट नहीं कर पाए, ऐसा इनका नव्य प्रकृतिवादियों का मानना है। अब डेविड ह्यूम के उद्धरण को लेकर के जो नव्य प्रकृतिवादी हैं उनकी जो व्याख्या है वो अंतःप्रज्ञावादियों, संवेगवादियों एवं परामर्शवादियों के ठीक विपरीत है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि डेविड ह्यूम अपने उद्धरणों में कहीं ना कहीं जो इज और ऑट के जो कथन हैं उनमें एक अनिवार्य तार्किक संबंध देखते हैं, और वो इस बात को नकारते नहीं है कि इनमें अनिवार्य संबंध नहीं है, और इस दार्शनिक समस्या का समाधान पर्याप्त रूप से नहीं दिया गया है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों नव्य प्रकृतिवादियों में और अंतःप्रज्ञावादियों, संवेगवादियों में एवं परामर्शवादियों में कोई ना कोई विरोध बना है, तो इस समस्या का एक उचित समाधान होते नहीं दिखता है। लेकिन डेविड ह्यूम के अनुसार कुछ तथ्यात्मक कथनों से मूल्यात्मक निर्णयों को अवश्य ही निर्मित किया जा सकता है। जी.ई. हंटर का मानना है कि जो ये अंतराल देखा गया है पूरे दर्शन में, वो कहीं ना कहीं अपने आप में डेविड ह्यूम के उन नैतिक उद्धरणों को तर्कसंगत रूप से नहीं समझने के कारण उत्पन्न हुआ है। वो कहते हैं कि जो डेविड ह्यूम अपने अनुच्छेद में ये कहते हैं
कि यह निगमन असंभव प्रतीत होता है। जैसे कि डेविड ह्यूम ने कहा कि जब वो ईश्वर विषयक का या तत्वमीमांसी कथनों के जो तथ्यात्मक तथ्य हैं उनकी भाषा को पढ़ते वो एक ऐसे स्तर को लांघते हैं जहाँ से ऐसे उद्धरण है के स्तर को पलायन करके चाहिए के स्तर पर आते हैं। तो अब ह्यूम कहते हैं कि इस तरह का जो एक जंप है, जो एक जंप है वो ह्यूम को दिखती है कि हाँ ऐसा एक बदलाव भाषा के स्तर पर दिखता है या भाषा के अर्थ के दो विभिन्न वर्गों पर दिखता है। उनको लगता है कि यह निगमन मुझे असंभव प्रतीत होता है। अब ह्यूम का ये मानना इस बात को भी दिखाता है कि जिस प्रकार से धर्मशास्त्रियों ने मध्य युग में कहें, धर्मशास्त्रियों ने जिस प्रकार से ईश्वर विषयक तथ्यों से जो ईश्वर विषयक तत्व इस जगत से जुड़े हुए हैं, जो आत्मा से संबंधित हैं या जो मनुष्य के स्वभाव और व्यवहार संबंधित हैं, ऐसे कथनों से फिर जब जैसे कर्तव्य जैसे चाहिए शब्दों की बात करते हैं तो वो जो ये एक प्रक्रिया है वो उन्हें तार्किक नहीं दिखती। डेविड ह्यूम को ये तार्किक नहीं दिखता, उन्हें यह असंभव प्रतीत होता है जो कि वास्तविक रूप से संभव नहीं। अब यहाँ हंटर का मानना है कि ह्यूम ये कहते हैं कि यह निगमन असंभव प्रतीत होता है। प्रतीत होने का अर्थ वास्तविक रूप से यह निगमन असंभव है ऐसा नहीं कहा सकता, ये हंटर का मत है। अब हंटर कहते हैं क्या है और चाहिए संबंधी कथन समानार्थक होते हैं। तो हंटर कहते हैं कि है और चाहिए संबंधी कथन समानार्थक होते हैं, उनमें कोई भाषाई स्तर पर कोई भेद नहीं होता है। हाँ, कुछ विशेष तथ्यों के आधार पर जो नैतिक कथन है, जिसमें कर्तव्य आधारित कथन है या अन्य कथन है, वो कुछ विशेष तथ्यों के आधार पर वो कुछ विशेष भाषाई रूप लेते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल कैटेगोरिकली डिफरेंट नहीं होते। अब यहाँ पर इन दोनों प्रकार के कथनों में कोई अंतराल गैप या दूरी नहीं है। हंटर मानते हैं कि इन दोनों प्रकार के कथनों में, जो कि नैतिक मूल्य संबंधी चाहिए जैसे कथन है और तथ्यात्मक कथन है, इनमें कोई अंतराल या दूरी नहीं होती है। वो कहते हैं हंटर कि नैतिक निर्णय भी एक प्रकार से तथ्यात्मक कथन है जो मनुष्य को उसके कर्म के संबंध में कुछ वक्ता की कुछ विशेष भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसे मान ले कि एक पर्सन P1 है, वो P2 को कहता है कि तुम्हें अपना कार्य समय पर करना चाहिए। अब P1 जो है P2 को जो है एक परामर्श देता है, एक नैतिक निर्णय के बारे में बताता है कि उसे अनुशासित रूप से समय का पालन करना चाहिए। अब यहाँ पर हंटर का कहना है कि जो नैतिक निर्णय है उसमें एक तथ्यात्मक कथन है जो मनुष्य के एवं उसके कर्म के यानी कार्य को समय पर करना चाहिए, उसी कुछ विशेष भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। यानी P1 उस कार्य से जुड़ी कुछ विशेष भावनाएं P1 के मन में है। अगर वो P2 को पाता है कि वो समय पर कार्य नहीं कर रहा है तो P1 के लिए P2 से जुड़ी कुछ मनोभावनाएं हैं, कुछ भावनाएं हैं जिनको वो इस नैतिक निर्णय नियम के आधार पर बताता है कि तुम्हें अपना कार्य सही पर समय पर करना चाहिए। तो इस तरह से हंटर का मानना है कि जो नैतिक निर्णय है वो कहीं ना कहीं मनुष्य एवं उसके कर्म के संबंध में वक्ता की कुछ विशेष भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ये केवल उसकी मनोदशा को व्यक्त नहीं करते बल्कि उस कर्म से जुड़ी हुई कुछ विशेष तथ्यों, कुछ विशेष भावनाओं को व्यक्त करते हैं और ये तत्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हंटर का कहना है कि डेविड ह्यूम जिस प्रकार से नैतिक कथनों को संवेगात्मक मानते हुए तथा संवेगात्मक मानते हैं और तथा वो अनुभवात्मक कथनों का ही एक वर्ग मानते हैं, तो डेविड ह्यूम हंटर का मानना है कि जो डेविड ह्यूम है
वो कहीं ना कहीं जो ये संवेगात्मक कथन है, उनको अनुभवात्मक कथनों का एक उपवर्ग मानते हैं। वो इन दोनों में एक संबंध देखते हैं। वो ये नहीं मानते कि संवेगात्मक जो कथन है वो जो नैतिक कथन है उनमें वो अनुभवात्मक संवेगात्मक तो कहीं ना कहीं नैतिक कथनों से जुड़ा हुआ देखते हैं। वो उन्हें सर्वथा उसमें कोई गैप या कोई अलगाव नहीं देखते। अब हंटर ने इस समस्या के समाधान के लिए जो तर्क दिए हैं वो इस बात पर निर्भर है कि हंटर ने किस प्रकार से ह्यूम के नैतिक उद्धरण को समझा है और उसका एक दार्शनिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उसमें उनका तो यही मानना रहा है, हंटर का ये मानना रहा है कि ह्यूम जो है ये है और चाहिए के कथनों में कोई अंतराल नहीं देखते हैं। वो दोनों को एक दूसरे से एक ऊपर के रूप में मानते हैं। और इस प्रकार हंटर का मानना है कि है और चाहिए जैसी जो एक समस्या हमें दिखती है वो समस्या है नहीं, वो केवल एक गलत तरीके से ह्यूम के उस उद्धरण को पढ़ने से आई है, क्योंकि ह्यूम को ऐसा प्रतीत होता है जो कि वास्तविक रूप से या तार्किक रूप से नहीं है। इस दिए हुए तर्क की एंटोनी फ्ल्यू जो है एक आलोचना प्रस्तुत करते हैं और वो कहते हैं कि डेविड ह्यूम के नैतिक सिद्धांत की आधारभूत रूप से डेविड ह्यूम ये मानता है कि ना तो ये नैतिक सिद्धांत विश्लेषणात्मक होते हैं कि जैसे ये जो नैतिक कथन है वो विश्लेषणात्मक नहीं है। जैसे कि हम कहें कि ए ट्रायंगल इज 3-साइडेड फिगर, तो ये ऐसे नहीं होते हैं। ना ही ये प्राकृतिक कथन है कि हम कहें कि जो है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो ऐसे कोई ये प्राकृतिक अनुभवात्मक कथन भी नहीं है। पुनः ह्यूम ये भी कहते हैं कि ये कोई अलौकिक अतीन्द्रिय सत्ता से या ईश्वर से जुड़े भी कथन नहीं है। मतलब वो कहता है कि इनकी व्याख्या न हम प्राकृतिक अनुभवात्मक तथ्यों के आधार पर, ना ही विश्लेषणात्मक आधार पर और ना ही किसी अतीन्द्रिय अलौकिक सत्ता के आधार पर हम किसी भी प्रकार से इनका वर्णन कर सकते हैं। ऐसा एंटोनी फ्ल्यू का मानना है कि ह्यूम इसी तरह से इन नैतिक कथनों को समझते हैं। तो इस प्रकार से फ्ल्यू कहते हैं कि ह्यूम के दर्शन में ये है और चाहिए कि समस्या को इसी संदर्भ में समझना जाना चाहिए और जो हंटर का जो ये समाधान है इस समस्या का वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उसके लिए दिए गए तर्क जो हैं वो समुचित नहीं है और उनसे स्पष्ट रूप से समस्या दूर होती नहीं दिखती। तो यहाँ पर फ्ल्यू का ये मानना है कि डेविड ह्यूम जो हैं वो व्यक्तिनिष्ठवादी ना हो करके संवेगवादी हैं। वो मानव के स्वभाव को लेकर के वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, वो संवेगवादी हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ह्यूम जो है वो नैतिक कथनों के संबंध में वर्णनात्मक अर्थ को ग्रहण नहीं करते। वो उसका कोई वास्तुनिष्ठ या मतलब नहीं देखते। वो केवल समझते हैं कि वो उनके मनों के कुछ संवेग हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके से ह्यूम इसको समझते हैं, जिसके आधार पर हम कभी भी जो है और चाहिए का संबंध है वो बराबरी के तौर पर नहीं देखते। क्योंकि है के जो संबंधित कथन है वो हमारे मनोदशाओं और संवेगों से जुड़े मात्र नहीं होते। जैसे ये अगर हम कहें कि ये पेन है तो ये पेन केवल मेरा ये संवेग नहीं है कि मुझे काले रूप में पेन की एक है ना एक प्रतीति हो रही है, बल्कि मैं ये कहूँगा ये पेन अपने आप में वास्तविक रूप से अस्तित्वान है। तो ये अपने वस्तु ये
मात्र मेरी व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा भी नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं फ्लू का ये कहना है कि जिस तरह से हंटर ने अपने तर्क दिए हैं समस्या को दूर करने के लिए, वो समुचित नहीं है। अब हम इसी समस्या को जिस प्रकार से मैकिन्टायर ने, है ना, अपने दर्शन में उल्लेख किया है इन समस्याओं का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम अब जो मैकिन्टायर ने अपनी जो उनकी एक कृति है ह्यूम ऑन ईज एंड ऑट, इसमें वो इसका उल्लेख करते हैं कैसे वो ह्यूम के पूरे इस नैतिक उद्धरणों की एक पुनर्व्याख्या करते हैं और कैसे वो समझाने का प्रयास करते हैं कि है और चाहिए में जो खाई बनी हुई है, ये अपने आप में कोई खाई नहीं है और ये समाधान अपने आप में समझा जा सकता है। वो तो मैकिन्टायर सर्वप्रथम संवेगवादियों परामर्शवादियों द्वारा डेविड ह्यूम के अनुच्छेद की दी गई व्याख्या को अनुचित एवं सर्वथा भ्रामक मानते हैं। वो कहते हैं कि इन दार्शनिकों ने इस बात को मान लिया है कि ह्यूम है और चाहिए के बीच के अंतराल को जो है मानता है, लेकिन अगर ऐसा माना जाए तो मैकिन्टायर कहता है कि स्वयं ह्यूम के नैतिक उद्धरणों को पढ़ने से जो उसकी व्याख्या निकलती है, अगर ऐसा माने कि ह्यूम ये है और चाहिए, इज और ऑट में एक गैप है, एक अंतराल है, अगर ऐसा ह्यूम मानते हैं तो ह्यूम स्वयं इस सिद्धांत का या इस नियम का अपने ही नैतिक उद्धरणों में, अपनी ही वर्णनात्मक व्याख्याओं में उल्लंघन करते हुए दिखते हैं, ऐसा मैकिन्टायर का मानना है। क्योंकि मैकिन्टायर जब उसकी एक विश्लेषण करता है ह्यूम के दिए गए नैतिक उद्धरणों की, तो वो देखता है क्योंकि हमने स्वयं समस्त नैतिक गुण की व्याख्या विशेष तथ्यों के आधार पर की है। मतलब ह्यूम ने, मैकिन्टायर का मानना है कि जब ह्यूम एक नैतिक गुणों की व्याख्या करता है तो विशेष तथ्यों के आधार पर करता है। जैसे ह्यूम के उद्धरणों में मैकिन्टायर का मानना है कि जिस प्रकार ह्यूम ने न्याय एवं नैतिक कर्तव्य की व्याख्या करने के लिए प्राकृतिक तथ्यों का सहारा लिया है, वो न्याय का उचित इस बात पर, न्याय का औचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसको करने पर प्रत्येक व्यक्ति का हित होता है। अब प्रत्येक व्यक्ति का हित जो है वो एक, उसको समझने के लिए हमें प्राकृतिक तथ्यों की आवश्यकता है। तो न्याय क्या है? एक नैतिक अवधारणा है। तो यहाँ मैकिन्टायर का मानना है कहीं ना कहीं ह्यूम खुद अपने नैतिक उद्धरणों में नैतिक नियमों को समझाने के लिए, कर्तव्य को समझाने के लिए कहीं ना कहीं वो प्राकृतिक तथ्यों का ही सहारा लेता है। न्याय और नैतिकता को समझाने के लिए प्राकृतिक तथ्यों का सहारा लेता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि हम चाहिए संबंधी, कर्तव्य संबंधी नैतिक अवधारणा को समाज के हित के आधार पर व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा ह्यूम मानते हैं कि जो न्यायपूर्ण है, जो हितपूर्ण है, या जो मनुष्य कर्तव्य है, उसको ऐसा होना चाहिए कि वो समाज के हित में हो, वह सभी व्यक्तियों के हित में हो। तो मैकिन्टायर ने जो ये उल्लेख ह्यूम के उदाहरणों से किए हैं, उससे यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि ह्यूम स्वयं ही इस तरह का निगमन अपने उदाहरणों में करते हुए दिखते हैं। यहाँ पर आगे जाते हुए मैकिन्टायर कहते हैं कि यदि हमें यह विश्वास हो कि नैतिक नियम का पालन करना समाज के हित में नहीं है, तो हम नैतिक आचरण नहीं करेंगे। इस प्रकार नैतिक नियम का महत्व समाप्त हो जाएगा। डेविड ह्यूम ऐसी मान्यताओं से यह प्रमाणित होता है। डेविड ह्यूम ने जो अपने नैतिक उद्धरणों में दिया है कि अगर हम ये मान लें कि जो नैतिक आचरण है, जो नैतिक नियम है, वो समाज के हित में नहीं है, तो हम नैतिक नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो इस तरह से डेविड ह्यूम के उद्धरणों में जो ऐसी मान्यताएं हैं, उनसे ऐसा प्रमाणित होता है कि डेविड ह्यूम ने नैतिक दर्शन में चाहिए है से चाहिए को निगमित किया है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि है से चाहिए ऐसे नैतिक कथनों की तरफ डेविड ह्यूम कैसे निगमित करते हैं। इस बात को भी मैकिन्टायर समझाते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। तो मैकिन्टायर का मानना है कि डेविड ह्यूम अपने दर्शन में है से चाहिए का जो ये गति है, ये निगमन है, इसको इच्छा, आवश्यकता, सुख एवं स्वास्थ्य आदि तथ्यात्मक अवधारणाओं के माध्यम से ही डेविड ह्यूम जो है वो है से चाहिए को प्राप्त करते हैं। ये मैकिन्टायर कहते हैं कि ह्यूम स्वयं जब नैतिक उद्धरणों की व्याख्या करते हैं, कर्तव्य न्याय की व्याख्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो तथ्यात्मक शब्दों, जो मानव स्वभाव की इच्छाओं से, आवश्यकताओं से, सुखों से, उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, उसको ही ले करके ऐसा निगमन करते हैं। तो मैकिन्टायर का मानना है कि
उस तरह की अवधारणाओं की एक वृहद सूची दी जा सकती है जो ह्यूम के नैतिक दर्शन में स्वयं विद्यमान है, जहाँ पे ये दिखता है कि कैसे वो है और चाहिए कथनों में एक संपर्क संबंध स्थापित करती है। तो मैकिन्टायर का मानना है कि ऐसे कथनों की जिनमें है और चाहिए का संबंध स्पष्ट दिखता है, एक लंबी सूची दी जा सकती है। यहाँ पर मैकिन्टायर एक बहुत गहन दार्शनिक रुझान की चर्चा करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो ये समस्या है अपने आप में, जो ये लंबी समस्या बनी हुई है ईज और आर्ट में, जो ये संवेगवादी, परामर्शवादी, प्रकृतिवादी और पुनः फिर ये नव्य प्रकृतिवादियों में, और जो ये समस्या बनी हुई है ईज और आर्ट के गैप को देखने की, इस अंतराल को देखने की जो समस्या है उसका मूल क्या है, वो उसके मूल कारण को देखते हैं। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस समस्या का मूल कारण कांटियन नैतिक दर्शन में है। वो कहते हैं जो कांटियन नैतिक दर्शन है वो कहीं ना कहीं जो नैतिक निर्णय है, नियम है, चाहिए, कर्तव्य, शुभ की अवधारणा है, उसको मानव स्वभाव से अलग रखते हुए देखती है, और इसका प्रभाव ही इन दार्शनिकों पर पड़ा है। तो उन्होंने देखा कि इस समस्या के मूल में कांटियन नैतिक दर्शन के सापेक्ष एवं निरपेक्ष आदेश का जो वर्गीकरण मिलता है उसमें निहित है, जिसने शुभ अशुभ, उचित एवं कर्तव्य, इच्छा में जो संबंध था पहले वो समाप्त कर दिया है। क्योंकि कांट का निष्पेद आदेश मानता है कि नैतिकता जो है मानव स्वभाव के सापेक्ष नहीं है, वो उसके यथा तथ्यों, इच्छा, सुख, दुख से संबंधित ही नहीं है। तो मैकिन्टायर कहता है कि डेविड ह्यूम के दर्शन को कांटियन नैतिक दर्शन की परिपाटी में नहीं देखना चाहिए। जो डेविड ह्यूम का दर्शन है वो कांटियन नैतिक दर्शन के समान नहीं माना सकता, वो उससे भिन्न है। ये जो दार्शनिक हैं वो ऐसा करते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि है से चाहिए संबंधी नैतिक कथनों के निगमन को लेकर डेविड ह्यूम उस प्रकार के निगमन को लेकर शंका करते हैं, जहाँ नैतिकता को धर्म एवं ईश्वर से या किसी अतीन्द्रिय सत्ता से जोड़कर ऐसे कथनों को निगमित किया था। तो यहाँ पर मैकिन्टायर का ये मानना है कि ऐतिहासिक काल में जिस प्रकार से पहले अरस्तु या ग्रीक दर्शन में नैतिकता को समझाया गया था तो उसको मानव स्वभाव से जोड़ के देखा गया, लेकिन मध्य युग में इसको पूर्णतः ईश्वर पर केंद्रित कर दिया गया और माना गया कि मानव का स्वभाव जो है पतित एवं भ्रष्ट है, तो मानव का स्वभाव कहीं से भी नैतिकता का आधार नहीं हो सकता है। इस क्रम में लोगों ने ये मान लिया कि जो प्राकृतिक मानवीय स्वभाव के तथ्य हैं उनका नैतिक निर्णयों से कोई लेना देना नहीं है, वो ईश्वरीय नियम है, ईश्वर के द्वारा की गई व्याख्याएं हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में किस प्रकार से जॉन सर्ल ने इस समस्या का निदान किया है इसको समझने की कोशिश करेंगे। है और चाहिए ऐसे कथनों में कोई अंतराल या दूरी नहीं है, जॉन सर्ल ये मानते हैं। वो डेविड ह्यूम के उस क्षेत्र का दार्शनिक विश्लेषण करते हैं और पाते हैं कि उनमें कोई मौलिक अंतर नहीं है। यहाँ पर जॉन सर्ल अपना एक अलग उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि अगर है और चाहिए की समस्या को समझना है तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जॉन और स्मिथ दो लोग हैं। तो जॉन जो स्मिथ को $5,000 जो है डॉलर देने का वादा करता है और उसको इस प्रकार से, तो सर्ल कहीं ना कहीं इस प्रकार से मानते हैं कि जो ऐतिहासिक, वो एक प्रकार से ऐतिहासिक अवलोकन करते हैं कि ये समस्या अपने मूल में कहाँ से आई है। वो कहते हैं कि जो दार्शनिक ह्यूम जो है वो कहीं ना कहीं जब हम नैतिक निर्णयों को ईश्वरीय नियम के आधार पर, धार्मिक आधार पर परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, तब ये जो निष्पादन है से चाहिए का, ये अपने आप में एक समस्यात्मक निष्पादन हो जाता है। तो डेविड ह्यूम का जो संघर्ष है वो ऐसी समान नैतिकता को लेकर है जो 18वीं शताब्दी में दिखाई देती है, जो ये मानते हैं कि धार्मिक कथनों से नैतिक कथनों का निगमन किया जा सकता है। नैतिक इतिहास की दृष्टि से अगर मैकिन्टायर जब विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि जो प्रथम यूनानी परंपरा है जिसमें नैतिक कथनों को मानव स्वभाव पर आधारित माना गया, यह परंपरा परिणाम सापेक्षवादी थी। ये कहीं ना कहीं व्यावहारिक तथ्यों और मानव स्वभाव को लेकर के ही नैतिक निर्णयों में यथा कर्तव्य, चाहिए की व्याख्या करती थी। वो उसके मूल्यात्मक गुणों की व्याख्या करती थी और उसे क्या कर्तव्य करना चाहिए समाज में, ऐसा बताती है, जैसा कि प्लेटो और अरस्तु के दर्शन में भी मिलता है। यह परंपरा मध्य युग में बनी रही, परंतु इसमें धार्मिक तत्वों का समावेश हो गया। तब से माना जाने लगा कि जो उचित, अनुचित, शुभ या कर्तव्य संबंधी जो आदेश हैं वो ईश्वर की आज्ञा है और ईश्वर के आदेश का पालन करना स्वयं मनुष्य के स्वभाव के अनुरूप है, ऐसा भी माना जाता था। लेकिन
प्रोटेस्टेंट मत या ये के जो लोग थे वो यह मानते थे कि मानव का स्वभाव पथभ्रष्ट है, पतित है, अतः उसका स्वभाव नैतिकता का आधार नहीं हो सकता। तो इसके बाद स्वयं ईश्वर की रचना होने के कारण मानव शुभ के संबंध में कोई निर्णय नहीं दे सकता। इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य के स्वभाव से नैतिकता का संबंध समाप्त हो गया। और इसी तरह हम देखते हैं कि इसका जो स्पष्ट जो प्रभाव मैकिन्टायर मानते हैं कि वो कांट के दर्शन पर पड़ा। कांट का दर्शन इसीलिए मानव स्वभाव को नैतिकता के नियमों से जोड़ के नहीं देखता, वो मानव स्वभाव को नैतिकता को मानव स्वभाव से निरपेक्ष मानता है। यहाँ पर लेकिन ये जो आलोचना है मैकिन्टायर की वो उचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि कांट का जो दर्शन है वो मानव स्वभाव को अगर वो नैतिकता की दृष्टि से उस आधार नहीं मानता है तो उसका कारण यह है कि कांट जो है वो एक ऐसी नैतिकता की परिपाटी रखना चाहते थे जिसमें सार्वभौमिक सार्वत्रिक एक रूप नियमों की व्यवस्था हो। और इसलिए इस तरह के व्यवस्था को लेकर के वो इस ऐतिहासिक दृष्टि से प्रभावित ना होकर के बल्कि न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स से ज़्यादा प्रभावित थे, जिस प्रकार न्यूटन ने सार्वत्रिक और एक रूप और सार्वभौमिक नियमों की व्याख्या की थी। तो ये मैकिन्टायर की आपत्ति यहाँ पे उचित जान नहीं पड़ती। अब हम इसी क्रम में जॉन सर्ल ने भी अपना एक मत रखा है और ये मानते हैं कि ये है और चाहिए संबंधी कथनों में कोई भी जो है अंतराल नहीं है, कोई गैप नहीं है। और सर्ल का कहना है कि हम है से चाहिए संबंधी कथन बहुत तार्किक रूप से निकाल सकते हैं। उसके लिए वो सर्ल अपना एक अपना उदाहरण देते हैं, अपनी कृति जो उन्होंने लिखी है, हाउ टू डिराइव ऑट फ्रॉम ईच। इस रचना में सर्ल किस प्रकार इसका हल करते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए कि जॉन और स्मिथ दो दोस्त हैं। तो पहले वो कहते हैं कि जॉन ने जो है स्मिथ से कहा कि मैं तुम्हें $5000 देने का वादा करता हूँ। ये मान लीजिए कि पहला स्टेटमेंट है जो मानते हैं जॉन सर्ल कि जॉन ने स्मिथ से ये वादा किया कि वो उसे $5000 देने का वादा करता है। अब जो ये वादा करता है ये एक तथ्यात्मक कथन है। दूसरा कथन ये है कि जॉन ने स्मिथ को $5000 देने का वादा किया। जॉन ने स्मिथ को $5000 देने का वादा किया। तीसरा कथन, अब ये सर कहते हैं तीसरा कथन इससे ये बनता है कि जोन्स ने स्मिथ को $5000 देने के लिए कर्तव्य है। अब ये जो जॉन है वो स्मिथ को $5000 देने के लिए कर्तव्यबद्ध है। अब सर कहते हैं कि चौथी प्रतिज्ञप्ति ये हो सकती है कि जॉन स्मिथ को $5000 देने के लिए कर्तव्यबद्ध है। यानी यहाँ पे तीसरी प्रतिज्ञप्ति में कर्तव्यबद्ध जॉन ने स्मिथ को $5000 देने के लिए अपने आप को कर्तव्यबद्ध किया, है ना। और अब जो पांचवा स्टेटमेंट है उसमें, चौथा स्टेटमेंट है उसमें ये कह सकते हैं कि जॉन ने स्मिथ को $5000 देने के लिए कर्तव्यबद्ध है। अब जॉन जो है वो स्मिथ को $5000 देने के लिए कर्तव्यबद्ध है। अब इस प्रकार से जो पांचवा कथन है वो ये है कि जॉन को स्मिथ को $5000 देने चाहिए। अब यहाँ पर जॉन साल कहते हैं कि इस तरह के आधार वाक्य से जो निगमन है, इन चारों आधार वाक्य से जो ये पांचवा निगमन है कि जॉन को स्मिथ को $5000 देने चाहिए, तो पहला जो इसका आधार वाक्य है वो अपने आप में फैक्चुअल स्टेटमेंट है कि जॉन ने स्मिथ को $5000 देने का वादा किया। अब करता है तो ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। और जो पांचवा स्टेटमेंट है वो अपने आप में एक
एक जो है वो नैतिक निर्णय संबंधी, चाहिए संबंधी, ought संबंधी कथन है। तो जॉनसल कहते हैं कि हम सफल पूर्वक से पहले से पांचवें कथन को निगमित कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जॉनसल का मानना है कि जब कोई वादा करता है तो इसका मतलब है कि जो ये वादा कर रहा है जॉन स्मिथ से, उसको करने में उसे पता है कि वो क्या करता है, वो इंटेंशनली ऐसा करता है, वो नशे में नहीं है, वो किसी के बहकावे में नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, या कोई पहले का दिया उधार नहीं है। मतलब इन सभी परिस्थितियों में जॉन जो है वो ये जान करके, भली बात समझ करके स्मिथ से वादा करता है कि वो उसको $5,000 देगा। तो इस प्रकार जब वो वादा करता है तो उस वादे को वो समझता है, तो इस प्रकार से उसे देना चाहिए। ऐसा जॉनसल कहते हैं कि इस अवस्था में कि कोई अपरिहार्य परिस्थितियों में वो वादा नहीं तोड़ता, सामान्य स्थितियों में जॉन स्मिथ से किया हुआ वादा निभाता है, और वो निभाता इसलिए है क्योंकि जॉन समझता है कि उसने वादा किया है और वो उससे कर्तव्यबद्ध है। तो जब वादा किया है, जो प्रकृति 2 और 3 है, इनमें भी अपना आंतरिक संबंध है कि जॉन से जब स्मिथ से वादा किया है तो अब जॉन जो है स्मिथ के लिए कर्तव्यबद्ध है। तो 2 और 3 में एक संबंध है, और पहले और दूसरे में भी एक संबंध है, और 3 और 4 जो है ये अपने आप में समानार्थी हैं, टोटोलॉजिकल हैं। तो यहाँ जॉनसल इस तरह के उदाहरण देकर के ये समझाना चाहते हैं कि जो है से चाहिए का जो निगमन है उसमें कोई तार्किक समस्या नहीं है। इसलिए जॉनसल भी मानते हैं कि ये जो अंतराल है, ये जो खाई है, वो अपने आप में तर्कसंगत नहीं है और उचित नहीं है। तो आज के इस व्याख्यान क्रम में हमने जो एक बड़ी दार्शनिक समस्या नैतिक निर्णयों के निगमन को लेकर के कि क्या हम तथ्यात्मक कथनों से, है संबंधी कथनों से चाहिए संबंधी कथन का निगमन कर सकते हैं, जो समस्या खासकर डेविड ह्यूम के कुछ नैतिक उद्धरणों से निकल कर के आई, जिसका अलग अलग दार्शनिकों ने व्याख्या की। इस प्रकार की परिपाटी को आज समझने का प्रयास किया। वहाँ हमने देखा कि कैसे नव्य प्रकृतिवादियों ने इसका हल देने का प्रयास किया, और उन्होंने माना कि जो तथ्यात्मक कथन है और जो मूल्यात्मक कथन है, दोनों में ही वर्णनात्मक तत्व पाए जाते हैं, और दोनों में ही तर्कसंगतता के आधार पर हम है से चाहिए का निगमन सफलपूर्वक तरीके से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के इस व्याख्यान में ये समझा कि किस प्रकार नव्य प्रकृतिवादी इस समस्या का हल देते हैं। क्रमशः पीटर गीच, फिलिपा फूट और मैकिंटायर, जॉनसल, हंटर किस तरह से समस्या का निदान करते हैं। और फिर हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि क्या डेविड ह्यूम की दी गई जो व्याख्या है, क्या डेविड ह्यूम स्वयं भी अपनी नैतिक उद्धरणों में क्या है से चाहिए कि निगमन की तरफ अग्रसर दिखते हैं, या उनमें ऐसे तत्व प्राप्त होते हैं। तो मैकिंटायर की जो मूल कारण की चर्चा की गई कि जिस तरह से नैतिक दर्शन का उन्होंने एक ऐतिहासिक अवलोकन प्रस्तुत किया, उसमें दिखाया कि किस प्रकार से जो नीति शास्त्रियों ने जिस प्रकार से पहले मानव स्वभाव पर आधारित नैतिक चाहिए को व्याख्यायित किया, पुनः कैसे मध्यकाल में ईश्वरीय और धार्मिक हाथों में चली गई। इस आधार पर ह्यूम ने इसी बात को आक्षेप किया कि जो नैतिक निर्णय ईश्वरीय और धर्मशास्त्रीय कथनों से है से चाहिए पे आते हैं, वो मूलतः सही नहीं है। मैकिंटायर इसी को मूल कारण मानते हैं, और कहीं न कहीं वो कांटियन दर्शन को भी इससे प्रभावित दिखते हैं, जो कि सर्वथा उचित नहीं जान पड़ता। तो हम इस प्रकार से आज इस व्याख्यान में आधुनिक शास्त्र की इन पाश्चात्य की मूल प्रवृत्तियों को, मूल विधाओं, विचारधाराओं का विश्लेषण समाप्त करते हैं। ये कुछ कृतियां हैं जिनके आधार पर ये व्याख्यान निर्मित किया गया है। धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar before they can go and sit for their school or college exams.
But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude, immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare, as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre-existing materials, pre-existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets. Hello everybody. Now the discussion which I would try to talk to you is about the excitement which I always feel, and I am sure you will also reciprocate as I proceed and when you do the course, is in the area of multivariate statistical problems and multivariate statistical analysis. So, what we mean by multivariate? So, we know that statistics is a subject where you have a lot of data, you try to analyze that using different type of techniques like estimation problem, MCMC techniques, then forecasting and the area of time series analysis, and then try to basically find out the best forecasting tool which you have, such that you are able to gain the maximum amount of information from a set of data. Now, in the recent past, as we see that multivariate statistics has really increased in a very exciting manner, and if I trace back to history, it has been going on slowly for the last about 70-80 years, but now the time has come where it is being used in a very big way, and the techniques which we all know, but which are being utilized with new vigor are in the area of, say for example, canonical correlation technique, in the area of factor analysis, in the area of conjoint analysis, in the area of clustering analysis, in the area of multi-dimensional scaling techniques, structural equation modeling, be it in the area of finance, be it in the area of engineering, be it in the area of social sciences, be it in the area of economics, such that you are able to gather the information from the data in such a way that it really gives you some useful set of information. Now, in the recent past, there has been also an explosion of large and complex data sets, but added to that there has also been a commensurate increase in the computing and the statistical techniques. So, obviously, the question comes that if the statistical techniques are there for so called small data, not the big data, not the data which is of terabytes and so on and so forth, where you use different type of computers to store the data, the question obviously comes that are those statistical techniques really relevant when we use them in the big data sense. The question is, they are not always relevant, they may not give you the best results. So, what we are seeing in years to come, and I feel very excited about that, is that how the new tools which we have already learned in statistics, in multivariate statistical analysis, are being redrawn, are being, say for example, remodeled in such a way that they can be utilized along with the techniques of computing in a very nice manner, that we are able to garner the information from big data very successfully and very nicely in such a way that they
are able to portray a sense of information which we all long to have from big data, be it in say for example medical sciences, be in the area of finance, be it in weather forecasting, be it in transportation, so on and so forth. So, obviously it means that students, participants who are in a position with some brief mathematical background to take multivariate statistics and statistical tools as a subject in this program are assured of a very exciting future where they can use these tools to both gain the knowledge as well utilize them in a very best practical sense such that they are able to do some justice to the information which is given to them and get the best information from the data sets. I wish all the participants in this course the best of luck, and I am sure they will also reciprocate the excitement which I have for this type of courses. Thank you.